हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों, आपने नाम तो सुना ही होगा हिटलर का। आप जानते हैं हिटलर एक बहुत बड़ा तानाशाह था। आप बार बार किसी भी तानाशाह का नाम सुनते होंगे तो हिटलर उसमें सबसे फर्स्ट नेम आता होगा। तो उसी में हम स्टार्ट करेंगे आज क्लास 9 का एनसीईआरटी चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, यानी नाजीवाद और हिटलर का उदय। यानी हिटलर किस तरह से वहाँ पे राइज हुआ जर्मनी में और हिटलर ने कैसे अपने आप को तानाशाह घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, उसी को आज हम जानेंगे। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और उसका हिंदी में आपको ट्रांसलेट करते जाएंगे ताकि दोनों लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का पढ़ना और आपको आज बहुत ही मज़ेदार स्टोरी पता चलेगी। और मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह से उसने अंत में अपने आप को ही आत्महत्या कर ली, अपने आप से मैंने गोली अपने आप को मार लिया था। किसने? हिटलर ने। ठीक है, क्या ऐसी घटना हुई थी, क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ था। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मीन कैंप, MYN और KEMP, मीन कैंप। एक किताब लिखी थी हिटलर ने अपनी बायोग्राफी में। ठीक है, उसका किताब का नाम मीन कैंप है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और पहले लाइन हमारे साथ आप पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, देखिए, इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, यानी जो बसंत ऋतु थी 1945 की, ए लिटिल 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमुथ was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones। जब एक 11 साल का एक जर्मन लड़का, ठीक है, जो कि हेलमुथ वॉज लाइंग इन, हेलमुथ जिसका नाम था, जो कि एक बेड पर ओवरहेड यानी पड़ा हुआ था और अपने पेरेंट्स की सारी बातों को सुन रहा था बहुत ध्यान से। हिज फादर, जो उसके पिता थे, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, जो कि एक बहुत ही अच्छे भौतिकविद थे, मतलब भौतिक विज्ञान के जानकार थे, डेलिब्रेटेड विथ हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली, कि अब ऐसा समय आ गया है जब हमें अपने पूरे फैमिली को मारना होगा। और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या तो वह खुद अपने आप ही सुसाइड कर लेगा अगर अपने फैमिली को नहीं मारेगा। तो ऐसा ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, आपको आगे पता चलेगा। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे पढ़ना। हिज फादर, यहाँ से आप पढ़िए, हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज, सेइंग नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड जीव्स। उसने कहा कि अब जो एलाइज नेशन है, देखिए क्या हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें दो नेशन थे। एक थे सेंट्रल फोर्स, कौन से थे? सेंट्रल फोर्स, यानी इसको कहते थे ध्रुवी राष्ट्र कहते थे, या हम कह सकते थे केंद्रीय राष्ट्र कह सकते थे। ठीक है, और एक थे आपके एलाइड नेशन। ठीक है, एक थे कौन? एलाइड नेशन, यानी मित्र राष्ट्र। ठीक है, एक धुरी राष्ट्र थे और एक मित्र राष्ट्र थे। जो सेंट्रल फोर्सेस थे उसमें आते थे जर्मनी, ठीक है, जर्मनी आता था, इटली आता था, ठीक है, ऑस्ट्रिया आता था, ये सब कंट्री आते थे। ठीक है, ये धुरी राष्ट्र में थे। जबकि दूसरे तरफ जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उनके खिलाफ, जिनके खिलाफ, वो थे अलाइड नेशन, यानी मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, उसमें कौन सा था? ब्रिटेन था आपका, ठीक है, फ्रांस था, रूस था, ये सब कौन से थे? ये एलाइड नेशन थे। इन्हीं को एलाइड कहा जाता था, एलाइड नेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ ना यहाँ पे कि नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड जॉ। देखिए क्या हुआ कि यहूदी, जो जीव माने यहूदी होता है, उसने कहा कि जिस तरह से हमने यहूदियों को 60 लाख यहूदियों को मार दिया था गैस चैम्बर में, ये हिटलर खुद कहता है, सोचिए कि वो कहता है कि जिस तरह से हमने यहूदियों को, जीव को, 60 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में मौत के घाट उतार दिया था, उसी तरह अब हमारे साथ होने वाला है। क्योंकि एलाइज जो हैं, यानी जो हमारे दुश्मन है, ब्रिटेन हो चाहे फ्रांस हो चाहे रूस हो, वो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करने वाले हैं। द नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, ही टुक हेलमुथ टू द वुड्स, यानी अगले दिन वो हेलमुथ को जो है वुड, यानी कहाँ लेके गया? लकड़ी, यानी वुड्स, यानी यहाँ तक लकड़ी नहीं होगा, वुड्स का मतलब जंगल होता है, यहाँ पे एस लग गया, इसका मतलब वुड्स का मतलब जंगल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे आते हैं, पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, जहाँ पे उसने अंतिम वक्त अपना बिताया, और सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग्स, और बहुत पुराने पुराने उसने सॉन्ग गाना शुरू किया था। लेटर हेलमुथ फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, अंत में जो है हेलमुथ के पिता, जो कि कौन थे? हिटलर थे, और शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, अपने आप को उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। हेलमुथ रिमेंबर दैट ही सॉ हिज फादर ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बोर्ड इन द फैमिली फायर प्लेस, उन्होंने, मतलब हेलमुथ जो था वो उसने देखा था कि उसके पिताजी किस तरह से अपने आप को ख़त्म कर चुके थे। सो ट्रामेटिसाइज्ड वॉज he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. He was afraid that his mother might poison him.
मतलब कहने का ये है कि किस तरह से 9 साल तक लगातार उसने घर पे खाना नहीं खाया था, और आखिर क्यों वो बार बार, और वो ये भी डर रहा था अपने माँ से कहीं उसकी माँ उसे पॉइजन न दे, हेलमुथ को पॉइजन न दे दे, ऐसा मतलब जहर न दे दे। ऑल दो हेलमुथ मे नॉट हैव रियलाइज ऑल दैट इट मीन, लेकिन फिर भी हेलमुथ को वो एहसास नहीं हो रहा था जो वो समझ पा रहा था। हिज फादर हैड बीन ए नाजी एंड सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। देखिए, जो एडोल्फ हिटलर का वो बहुत बड़ा क्या था, सपोर्टर था, जो हेलमुथ का पिता था, ठीक है। हेलमुथ का पिता जो था वो हिटलर नहीं था, वो एक सपोर्टर था हिटलर का, ठीक है। कौन था? सपोर्टर था हिटलर का। तो देखिएगा, मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजी एंड हिटलर। अब जो है बहुत सारे लोग आप जानते होंगे हिटलर के बारे में, आपने सुना भी होगा, लेकिन आपने डिटेल में कभी नहीं सुना होगा इसके बारे में, हिटलर के बारे में, ठीक है। तो आज आप जानेंगे कि किस तरह से हिटलर ने अपने आप को बनाया था जर्मनी में। चलिए आज स्टोरी यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, यू प्रोबेबली नो of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all of Europe। क्योंकि देखिए, जर्मनी का जो हिटलर था वो तानाशाह बन बैठा था, और उसने सारे संविधान को फाड़ करके अपने खुद को तानाशाह घोषित किया और कहा कि मैं ही अब जो है कानून हूँ और मेरे हिसाब से पूरा जर्मनी चलेगा। और दोस्तों मैं बता दूँ आपको, हिटलर ने पूरा अपना डिटर्मिनेशन बना चुका था, मतलब उसने पूरा एक बार अपने दिमाग में ये बात बना चुकी थी कि मैं पूरे यूरोप को, यानी पूरा यूरोप महाद्वीप जो है, कॉन्टिनेंट है, उस पर मैं अधिकार कर लूँगा और सारे को जीत लूँगा, और सारे यूरोप को जीत करके मैं वहाँ का सबसे बड़ा राजा और सबसे बड़ा तानाशाह बन बैठूँगा। लेकिन आपको मैं बता दूँ, इससे पहले जो लाइन लिखी हुई थी उसके बारे में कुछ और दो शब्द मैं कह दूँ ताकि आपको क्लैरिटी कुछ आ जाए। देखिए, हेलमुथ जो था वो एक ऐसे परिवार में छोटा सा बच्चा था 9 साल का, जो कि जिसके पिताजी जो थे वो हिटलर के बहुत बड़े सपोर्टर थे, ठीक है। वो सारी बात को सुन रहे थे, जो बच्चा था वो सारे बात को सुन रहा था जो भी उसके पेरेंट्स बात कर रहे थे कि हम लोगों ने हिटलर के साथ दिया, हम लोगों ने हिटलर का साथ दिया, और हिटलर ने जो भी किया यहूदियों के साथ, चाहे वो लोगों को मारा पीटा, उसका हम लोग सपोर्ट किए। तो आज हमको भी जो बाहरी देश जो जर्मनी को हरा चुके हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में, वो हमारे साथ भी वही हरकत करेंगे, वही जो है हमने जो किया था यहूदियों के साथ, जो हमने हिटलर का साथ दिया था, गलत का साथ दिया था, वो हमारे साथ भी आज होगा। तो वही जो है हेलमुथ के पिता कह रहे हैं। तो आज हम समझेंगे। चलिए देखिए, आगे पढ़ते हैं। तो यूरोप को वो जीतना चाहता था। कौन जीतना चाहता था? हिटलर, ठीक है। आप जानते हैं यूरोप महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं यहाँ से। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यू। आपने सुना होगा कि उसने किस तरह से ज्यू यानी यहूदियों को मारा था। ज्यू एक जो है एथनिक ग्रुप है, यानी जाति है, ठीक है। तो ज्यू को बहुत बुरी तरह से मारा था। दोस्तों मैं बता दूं कि 60 लाख लोगों को, ज्यू को, यहूदियों को मारा था। पीला कलर का, येलो कलर का कोई भी कपड़ा पहनता था ज्यू, तो उसको वो खोज खोज कर मारता था हिटलर। तो याद रखिएगा इसको, बहुत ही डेंजरस मतलब किस्म का हिटलर इंसान था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था ज्यू यहूदियों से। याद रखिएगा, वो ईसाइयों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, क्योंकि वो ईसाई खुद था, इसलिए क्रिश्चियन खुद था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन को प्यार करता था। लेकिन ज्यू जो थे उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। आप इसको यहाँ पे बड़ा मैं कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से हिटलर यहाँ पे बहुत ही डेंजरस तरह का यहाँ पे वो मोछ रखा हुआ है, जैसे देख कर ही लग रहा है कि कितना बड़ा तानाशाह बनकर बैठा हुआ है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह से एडोल्फ हिटलर का राइज हुआ, किसमें? जर्मनी में। आपको लिए मैं बड़ा कर देता हूँ फिर से पढ़ने के लिए। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं। तो यू मे हैव हर्ड कि उसने जीव को मारा था, बट नाजीज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट। लेकिन नाजीवाद का सिर्फ एक ही दो काम नहीं था, इट वॉज ए सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम में चल रहा था। कैसे? ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। वह पूरे संसार को अपने ही विचार से देखता था और पूरे संसार के राजनीति को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। कौन? हिटलर। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वाज ऑल अबाउट। चलिए देखते हैं कि वाकई में नाजीवाद क्या था। आखिर ऐसा क्या था नाजीवाद में जो बहुत ज़्यादा गलत था और हिटलर ने वो अपना रास्ता उसी को चुना। चलिए देखते हैं। लेट अस सी व्हाई हेलमुथ फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट ही बेसिस ऑफ हिज फियर वाज। आइए देखते हैं कि हेलमुथ के पिता जो कि अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। आइए देखते हैं। इन सब बातों का आपको जवाब तब मिलेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, आगे आगे पढ़िएगा। देखिए, इन मई 1945 मई 1945 में जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज। जर्मनी ने हार मान लिया सेकेंड वर्ल्ड वार में। किसके सामने? अपने एलाइज नेशन के सामने, जो उसके विरुद्ध लड़ रहे थे। किसके सामने? ब्रिटेन के सामने, फ्रांस के सामने, रूस के सामने हार मान लिया था। क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों कि जर्मनी का सबसे बड़ा गलती क्या था। जर्मनी स्टार्टिंग में जब वर्ल्ड वार स्टार्ट किया था, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में,
पोलैंड के ऊपर अटैक करके तो बहुत सारे कंट्री को वो जीत लिया था। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ तक कि ब्रिटेन फ्रांस के भी बहुत सारे टेरिटरी को जीत लिया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि रूस पे अटैक करना उसका सबसे बड़ा खतरनाक जो स्टैंड था वो हो गया। क्योंकि रूस पर जैसे ही उसने अटैक किया, रूस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, सरेंडर करना पड़ा उसको रूस के सामने। और क्या हुआ कि रूस को शुरुआती जगहों पे रूस को बहुत सारे जगहों पे जर्मनी ने जीत लिया था, लेकिन बाद में लंबे समय तक युद्ध के चलने की वजह से समझ लीजिए कि जर्मनी के लोगों के पास जो इक्विपमेंट थे वो कम होने लगे, और रूस जो कि यूएसएसआर उस वक्त हुआ करता था, बड़ा तगड़ा कंट्री माना जाता था, वो उसके सामने जर्मनी को हार मानना पड़ा। देखिए, आइए देखते हैं एंटीसिपेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग। अब जर्मनी जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। हिटलर हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स, एंड याद रखिएगा गोबेल्स बहुत ही खतरनाक उसका मंत्री था। गोबेल्स इतना ज़्यादा खतरनाक मंत्री था दोस्तों कि वह जीव को यानी यहूदियों को मारने के लिए उसको बताता था कि तुम किस तरह से इनको चैम्बर में भर के गैस के चैम्बर में भर करके इतनी बुरी तरह मौत मारोगे कि जिस तरह से इंसान, समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा वो चैम्बर में हीट प्रोड्यूस होता था, इतना ज़्यादा गर्मी निकलती थी उस चैम्बर में। दरअसल होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ 1-2 मिनट में। देखिए होता क्या था, वो जर्मनी के लोगों से, जो यहूदी लोग होते थे, उनको कहता था कि चलो तुम्हें बहुत अच्छा मैं जर्मनी दिखाऊंगा, तुम्हें इतना अच्छा जर्मनी दिखाऊंगा कि तुमने कभी शायद जर्मनी को देखा नहीं होगा। वो लोग सोचते थे ठीक है, ये बात सही कह रहा है भाई, हमें जर्मनी देखना है कि हमारा जर्मनी कैसा है। तो वो बैठा के दोस्तों रेलवे में लेकर जाता था, 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार, 30-30 हज़ार, 25-25 हज़ार लोगों को भर के लेकर जाता था। और एक जो है बहुत दूर दराज इलाके में एक जंगल के पीछे उसने एक चैम्बर बनाया हुआ था, गैस का चैम्बर, वो बहुत बड़े गाड़ी की तरह रहता था। उसी में वो कहता था कि इसमें से तुम घुस कर एक तरफ से दूसरे तरफ जब इंटर करके बाहर एग्जिट करोगे, वहाँ से तुम देख पाओगे कि जर्मनी कैसा है, तुम यहाँ से देख सकते हो। तो वो लोग कहते थे ठीक है। तो उस चैम्बर में जैसे ही वो लोग घुसते थे, जैसे ही इंटर करते थे, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी कि समझ लीजिए सन का रेज जितना ज़्यादा है उतना ही तेज़ हीट प्रोड्यूस होती थी। और वहीं पे लोगों का जो बोन होता था वो ऐश में तब्दील हो जाता था, यानी राख बन जाता था। और वहीं से वो राइन नदी, जर्मनी में एक नदी है राइन नदी, वहाँ पे वो नदी में सब बहा देते थे उसको। तो ये इससे समझ सकते हैं आप कि किस तरह से हिटलर ने बहुत ही बुरी तरह से यहूदियों को मारा था। ठीक है, वो बता नहीं सकता था कि हम यहाँ लेके जा रहे हैं, अगर बताता तो लोग जाते ही नहीं। इस तरह से उनका मतलब समझ लीजिए एक तरह से उनको बिना बताए ऐसे जंगल लेके गया जहाँ पे उनको कोई खबर नहीं थी कि मेरे साथ ये होने वाला है। और आखिर में वो बहुत सारे लोगों को ऐसे ही करते करते लाखों लोगों को मार देता है। तो वही अब आ जाता है कि देखिए क्या था, जिसमें सबसे ज़्यादा उसका कौन सा मंत्री सहयोग किया था, सपोर्ट किया था, गोबेल्स। ठीक है, और देखिएगा गोबेल्स एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। जैसे ही गोबेल्स को यह पता चला कि जर्मनी की हार हो चुकी है और हिटलर हार चुका है, वैसे ही गोबेल्स जो कि उसका मंत्री था, जर्मनी के हिटलर का मंत्री था, वो अपने पूरे फैमिली के साथ बर्लिन जो कि राजधानी है जर्मनी की, उसमें दोस्तों वो अपने घर के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेता है अप्रैल में। ठीक है, याद रखिएगा, पूरे घर के लोगों के साथ वो आत्महत्या कर लेता है। एट द एंड ऑफ द वॉर, जैसे ही युद्ध खत्म होता है, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग वाज सेट अप टू द प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, स्पेशली दोज एक्शन विच, आगे हम पढ़ते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए पहले मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो कि न्यूरेमबर्ग में थी, ठीक है, कहाँ थी, न्यूरेमबर्ग में, वो नाजी को, यानी नाजी मतलब हिटलर को उसने प्रोसिक्यूट किया, सेट अप टू प्रोसिक्यूट, मतलब प्रोसिक्यूट करने के लिए, जिम्मेदार ठहराने के लिए उसको एक ट्रिब्यूनल बनी, एक मतलब अगर कह सकें तो एक न्यायालय बना ऐसा कि जो कि नाजी के कामों का मतलब जांच करके उन्हें जो है क्या करे, उनको दंड दे सके, पनिश कर सके कि उसने किस तरह से पीस यानी शांति के माहौल को बिगाड़ा है और एक बहुत बड़ा वार किया और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई, बहुत सारी ह्यूमैनिटी यानी बहुत सारी मानव जो बेचारे जिनका कोई कसूर नहीं था उस युद्ध में, उनको भी बुरी तरह से मारा गया और भेड़ बकरी की तरह, मूली गाजर की तरह काटा गया उनको। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बुरी तरह से जर्मनी के लोगों ने मारा था लोगों को, तो इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया इसको। और देखिए किस तरह से आप यहाँ पे देखिए न्यू वर्ड्स के आप समझ सकते हैं। देखिए न्यू वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, देखिए न्यू वर्ड्स में लिखा है एलाइज the Allied powers were initially led by the UK and France. In 1941, they were joined by the USSR and USA.
दे फॉट अगेंस्ट द एक्सिस पावर नेमली जर्मनी, इटली एंड जापान। देखिए एलाइड जो नेशन थे, हमने आपको अभी बताया कि एलाइड जो नेशन थे वो यूके और फ्रांस थे, ठीक है। मेन जो थे वो यूके फ्रांस थे शुरू में, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको यूएसएसआर ने भी ज्वाइन कर दिया, यानी रूस ने ज्वाइन कर लिया, और बाद में एक बहुत ही तगड़ा कंट्री जो कि था यूएसए, वो भी ज्वाइन कर लिया एलाइड नेशन को। इससे पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था एलाइड नेशन का। क्योंकि मैं बता दूं दोस्तों, यूएसए इस युद्ध में नहीं कूदना चाहता था, लेकिन उसका एकमात्र वजह था युद्ध में कूदने का, मतलब युद्ध में शामिल होने का एकमात्र वजह था 1941 में एक घटना घटी थी जिसको कहते हैं, याद रखिएगा, पर्ल हार्बर एक जगह पड़ता है अमेरिका में, वहाँ उसका नौसैनिक अड्डा था। वहाँ पर क्या किया, जापान ने एक बहुत बड़ा बमबारी किया वहाँ जाकर, और सैकड़ों लोग वहाँ मारे गए अमेरिका के। तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, अब मुझे युद्ध में न चाहते हुए भी कूदना पड़ेगा, क्योंकि जापान जो था वो जर्मनी की तरफ था, जर्मनी की ओर से लड़ रहा था। तो इसलिए अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा जापान से बदला लेने के लिए कि कैसे मेरे नौसैनिक अड्डा पे तुमने हमला किया। तो इस तरह से, और जानते ही हैं आप जैसा कि जापान में 1945 में 2 बहुत बड़े बड़े परमाणु हथियार गिराते हैं, यानी एटॉमिक बम गिराए जाते हैं। किसके द्वारा गिराए जाते हैं आप बताइए? देखिए यूएसए के द्वारा गिराए जाते हैं। यानी यूएसए जो है वो जापान में 2 परमाणु बम गिराता है, एटॉमिक बम गिराता है, हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह से वो बदला अपना पूरा करता है, और इस तरह से युद्ध में भी शामिल हो जाता है। नहीं तो यूएसए जो रहता है वो युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता है सेकेंड वर्ल्ड वार में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे आप देखिए, केम टू बी कॉल्ड crimes against humanity, raised serious moral and ethical question and invited worldwide condemnation. What वर दीज एक्ट, यानी पूरे दुनिया में यह बात आ गई कि ये पूरे जर्मनी ने जो किया है वो पूरी मानवता के खिलाफ है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। और ये भी बोला कि जिस तरह से इन्होंने एक जाति के लोगों को मारा बुरी तरह से, ये बिल्कुल भी गलत है और पूरे वर्ल्ड वाइड में इसको गलत ठहराया गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जर्मनी को सारे देश ने कंडेम किया, यानी उसकी आलोचना की, ठीक है, मतलब बुरा भला कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी दूसरे वर्ल्ड वार के शैडो में, यानी अंदर में अगर आप देखेंगे तो जर्मनी हैड वेज्ड ए जेनोसाइड वार, जर्मनी ने एक जेनोसाइडल वार किया। जेनोसाइडल का मतलब आप समझते हैं? देखिए जेनोसाइडल का मतलब होता है किसी एक जाति के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारना, ठीक है, सिर्फ एक जाति को ही मारना। जैसे कि यहूदियों को उसने किस तरह से मारा था, मैंने अभी बताया आपको कि कितनी बुरी तरह से यहूदियों को मारा था। तो ये उसको कहते हैं जेनोसाइडल वार। क्या कहते हैं? जेनोसाइडल, सिर्फ एक जाति को मारने का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इससे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसने जेनोसाइडल वार शुरू कर दिया था, किसने? हिटलर ने। तो देखिए क्या हुआ, विच रिजल्टेड, यहाँ पे से आप पढ़िएगा, विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। यूरोप के बहुत ही इनोसेंट, जो कि बहुत नादान थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको भी खोज खोज कर हिटलर ने जो है मारा था, और मास मर्डर किया था, बहुत सारी जनसंख्या में लोगों को मारा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूड 6 मिलियन ज्यूज़। 6 मिलियन का मतलब आप समझ रहे हैं? 6 मिलियन का मतलब होता है 60 लाख। 60 लाख यहूदियों को मारा गया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 2 लाख जो जिप्सीज थी उनको ख़त्म किया गया था। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन, यानी जो पॉलिश के सिविलियंस थे उनको मारा गया था। 70,000 जर्मन हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। दोस्तों 70,000 ऐसे जर्मन कंसिडर्ड मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड, वो ऐसा मानते थे कि वो पूरी तरह से एकदम मेंटली और फिजिकली उनको डिसेबल्ड कर दिया गया था। मतलब एकदम पूरी तरह से सोचने और समझने पर मतलब एकदम उनके अंकुश लगा दिया गया था। वो सोच समझने की ताकत को ख़त्म कर दिया गया था हिटलर के द्वारा। इतनी बुरी तरह से उनको प्रताड़ित किया गया था, मारा गया था, अत्याचार किया गया था। बिसाइड इन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, क्योंकि उसके जो पॉलिटिकल अपोनेंट थे वो लगभग न के बराबर थे। नाजीज डिवॉइस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा उसका कोई विरोध करने वाला नहीं था जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में हिटलर यह बात कह करके बार बार लोगों को बता देता था कि देखिए ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों ने हमारे ऊपर एक वर्साई की संधि की थी 1919 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, और हमारे ऊपर ऐसे ऐसे एकदम जुर्माने लगाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत थे। इसी बात को लेकर के वो पूरे जर्मनी को संतुष्ट कर लेता है, और जो भी वह गलत करता है वो उसमें भी वहाँ के लोग उनका साथ देते हैं। मतलब वहाँ की जो पब्लिक होती है वो हिटलर का साथ देती है, जबकि वो गलत कर रहा होता है, उसके बावजूद वहाँ की जो पब्लिक रहती है वो उनका साथ देती है। बाद में दोस्तों आज भी 90 साल हो गया करीब, आप सोचिएगा
आज 100 साल के करीब होने वाला है, 1919 से 1920 तक, 2020 तक। दोस्तों 100 साल बाद भी आज भी वो याद रखिएगा, जर्मनी के हिटलर का जिसने जिसने भी साथ दिया था, आज भी उनका केस कोई कोई का चलता है, किसी किसी को तो फांसी की सज़ा भी होती है। तो जर्मनी ने पहले के गलतियों से सीखा है और आज लोगों को फांसी की सज़ा आज भी होती है, जिसने अगर हिटलर को साथ दिया है और उसका जांच होता है। तो देखिएगा आगे मैं पढ़ता हूँ। तो इस तरह से बाई किलिंग पीपल दैट इज़ बाई गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑसिविड्स द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। यानी न्यूरेमबर्ग, जो कि मैंने एक बताया कि एक न्यायालय की तरह, ट्रिब्यूनल की तरह काम कर रहा था, उसने सिर्फ 11 नाजी लोगों को मौत की सज़ा सुनाई थी। सिर्फ 11 लोगों को, जो कि मेन 11 लोग थे, उनको मौत की सज़ा सुनाई थी। मेनी अदर्स वर इम्प्रिजनाइड फॉर लाइफ, और बहुत सारे लोगों को जेल में कैद, उम्र कैद की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है, जो बाकी लोग थे। द रिट्रीब्यूशन डिड कम, लेकिन जो रिट्रीब्यूशन आई थी, मतलब कहने का ये है कि अभी भी जो बाकी चीज़ें थी, येट द पनिशमेंट ऑफ नाजीज वाज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रूचलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा दूर था जिस तरह से उसने मतलब हिटलर के लोगों ने लोगों को परेशान किया था, बुरी तरह मारा था और बुरी तरह अत्याचार किया था। वो तो शायद उसके लिए, ये क्राइम के लिए जो पनिशमेंट दिया था, वो शायद उसकी जगह कुछ भी नहीं है। यानी ये जो पनिशमेंट है वो बहुत छोटा है, अगर ध्यान दें आप कि किस तरह से उन्होंने लोगों को बुरी तरह मारा था। द एलाइज डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। लेकिन अब जो एलाइज नेशन थे, जो ब्रिटेन और फ्रांस के लोग थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम जर्मनी के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह इतना ज़्यादा कठोर अपराध लगाएं और उसके ऊपर कठोर कठोर संधियां, मतलब कठोर ट्रीटी करें, बहुत हार्ड हो जाएं। वो सॉफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो जान चुके थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो हमने बहुत ज़्यादा वर्साई की संधि में कठिन जर्मनी में प्रतिबंध लगा दिए थे। जर्मनी के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, मैंने आपको बताया 2-3 चीज़ें थी। देखिए, पहला बात कि जर्मनी की जो सेनाएँ थी, वो उस वक्त जब वर्साई की संधि हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जर्मनी जब हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो उस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस ने यह बात कही थी संधि में, यानी ट्रीटी में, समझौता में यह बात कहा था कि जर्मनी 1 लाख से ऊपर सेना नहीं रख सकता, नई सेना की भर्ती नहीं कर सकता। तीसरी बात ये कि कोयले के खदान के जितने भी क्षेत्र हैं हमें जर्मनी में उस वक्त बहुत ज़्यादा राइन क्षेत्र, नदी के अगल बगल के जो क्षेत्र थे, वहाँ कोयले का बहुत बड़ा भंडारण होता था। तो वो कहा कि ये आपके क्षेत्र सारे हमारे कब्जे में हो जाएंगे, यानी ब्रिटेन फ्रांस के हो जाएंगे। तीसरी चौथी बात ये थी कि ब्रिटेन ने ये भी कहा कि जर्मनी के जितने भी बॉर्डर हैं वो सारे हम सीज कर देंगे और उस पर हमारे सैनिक रहेंगे। पाँचवीं बात ये थी कि वो ये भी कहा कि जितने भी पनडुब्बियाँ हैं जर्मनी की, वो हमारी हो जाएंगी और हमारा अधिकार होगा उनके ऊपर। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा कठोर संधि के नियम बनाए गए जर्मनी के खिलाफ। तो जर्मनी इसलिए बहुत ज़्यादा पहले वर्ल्ड वार में गुस्सा हो गया था। कुछ पल के लिए वो तो मान गया, क्योंकि उस वक्त वो बहुत कमज़ोर हो गया था और हारने की वजह से वो उस चीज़ को, शर्त को मान गया। लेकिन बाद में जर्मनी के राइज होने का, उदय होने का सबसे बड़ा वजह यही था कि उसने लोगों को सेटिस्फाई कर लिया कि देखो किस तरह से इस संधि में हमें बेवकूफ़ बनाया गया है और हमें जर्मनी को, समझ लीजिए, एकदम बहुत ज़्यादा एकदम नीचे दर्जे का दिखाया गया है देश के रूप में। तो इस तरह से आप लोग कैसे जी सकते हैं, एक जर्मनी के नागरिक होकर के आप कैसे जी सकते हैं कि ब्रिटेन हमको दबाव में जिला रहा है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे बातों को कहकर हिटलर अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर लेता है और जो भी वो गलत करता है वो लोग सही करते हैं, जैसा कि मैंने आपकी बताया है आपको। तो इस तरह से वो लोग हार्स नहीं होना चाहते थे इस बार, क्योंकि जानते थे पिछली बार हार्स होकर ये नतीजा हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। तो इस बार जो है ब्रिटेन और फ्रांस ज़्यादा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते थे, जिस तरह से उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वार में लगाया था। तो देखिए अगला लाइन हम लोग पढ़ते हैं। एवरीवन came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the German experience at the end of the First World War. What was this experience? उसने यही बात बताया, जैसे मैंने कहा, कि नाजी जर्मनी जो है उसका उदय इसीलिए हुआ, मतलब उसका जो उत्थान हुआ, ओरिजिन हुआ, यानी जो उसकी शुरुआत हुई नाजी जर्मनी की, वो इसी वजह से हुई क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जिस तरह से जर्मनी के ऊपर थोपा गया था संधि, यानी समझौता थोपा गया था। वो चाहता नहीं था जर्मनी की ऐसे प्रतिबंध मेरे ऊपर लगाया जाए, बावजूद इसके जर्मनी को मानना पड़ा क्योंकि वो युद्ध हार गया था। और कहीं ना कहीं यही वजह था, यानी हिटलर के उदय होने का जर्मनी में। ठीक है, तो आपका यह एक्सपीरियंस कैसा रहा? यह आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था दोस्तों। उसके बाद
असली कहानी तो आपको पहले चैप्टर में समझ में आएगी जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, और वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए मैंने चाहता नहीं हूँ, तो इसलिए अगले वीडियो में मैं देखूँगा कि आप इंट्रोडक्टरी वीडियो पूरा समझ लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा तब कि आपको समझ में आ जाए। पहला चैप्टर मैं अगले में पढ़ाऊँगा, बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं इससे, इस चैप्टर से। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको अगर अच्छा लगे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे किए हैं और जितने भी आपकी थ्योरी पढ़ाए हैं अच्छे लगे हैं, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।